नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित कहानी परंपरा लेकर उपस्थित हुई हूँ। परंपरा शब्द का अर्थ है चलता हुआ, या हम ये कहें कि क्रम से, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी प्रणाली, प्रथा या अटूट सिलसिला परंपरा कहलाता है। कहानी के अंतर्गत मालती जोशी ने भी जो मध्यम वर्गीय परिवार है या उच्च परिवार है या हम कहें निम्न परिवार में जो ये प्रथाएं चलती हुई दिखाई देती हैं, उसका यहाँ पर एक तरह से रूप स्वरूप बताने की कोशिश की है। कहने का तात्पर्य है, चाहे वह परंपरा के अंतर्गत आता हो या फिर हम जातिगत जिंदगी में देखते हैं कि हम जिस तरह की एक तरह से सिस्टम चल रहा है या जिस तरह की हवा चल रही है, उसके अनुकूल भी हम एक रिवाज, एक परंपरा लागू करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर परंपरा रिश्तों के अंतर्गत ली गई है। हम देखते हैं कि मानव जीवन अनमोल है और उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि किस तरह से संबंध भी उसमें एक अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। संबंध है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं पहुँचने की एक तरह से भरसक कोशिश भी दिखाई देती है। पर यहाँ पर लेखिका ने संबंधों में किस तरह से बिखराव, किस तरह से हम देखते हैं कि लाभ, हानि, स्वार्थ का जो रूप है, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पुराने समय की कहावतें हैं कि एक हम देखते हैं कि परिवार में माँ-बाप सभी बच्चों का भरण-पोषण करते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव उस रूप में उभरता हुआ नहीं दिखाई देता। एक माँ, एक बाप, 6-7 बच्चे हों, उनको भी खिला देता है। पर हम देखते हैं कि आज की जो एक तरह से रिवाज या रीति ही चल पड़ी है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि घर में चाहे 6 बच्चे हों या 2 बच्चे हों, वो एक माँ-बाप को वहाँ पर नहीं रखते हुए दिखाई देते। उनके लिए वह कहीं न कहीं बोझ बनते हुए दिखाई देते हैं या हम देखते हैं कि किस तरह से वह अपना पिंड छुड़ाने की एक तरह से बात करते हुए दिखाई देते हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे एक समान हैं, पर कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अपने माँ-बाप को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, देखभाल करते हैं या उनके लिए अनेक रूप से प्रयास करते हैं। पर यहाँ पर लेखिका ने 2 बेटों की यहाँ पर एक तरह से कहानी का जो चित्रण है, वह करते हुए दिखाई दी है कि किस तरह से बचपन से लेकर अंतिम अवस्था तक माँ-बाप बच्चों के लिए किस तरह से निस्वार्थ भाव से प्रेम या जो अपना कर्तव्य बोध है, वह निभाते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही बच्चों की बारी आती है, तो वो बगले जागते हुए दिखाई देते हैं। तो कहानी में इसी तरह का जो रूप स्वरूप है, वह लेखिका ने बताने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि किस तरह से जो कहानी में जो पात्र हैं, यहाँ पर 2 पात्र यानी कि 2 बेटों का ज़िक्र किया गया है, जिसमें से एक बेटा अपने माता-पिता को लेकर विदेश चला गया है और वहाँ से वह उन्हें एक तरह से अपने साथ रखने के लिए या ग्रीन कार्ड में जितने भी हम देखते हैं जब वीज़ा लगता है या ग्रीन कार्ड मिलता है, तो उसमें पैसे की जो एक तरह से भरपाई है काफ़ी करनी पड़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि बहुत पैसे लगाए जाते हैं, तब जाकर वीज़ा या वहाँ का ग्रीन कार्ड बनता हुआ दिखाई देता है। तो अजय अपने माता-पिता को यानी कि विदेश ले जाने की एक तरह से तैयारी करता हुआ दिखाई देता है और विदेश का जो यहाँ पर नाम दिया है वह अमेरिका दिया गया है और अपने माता-पिता को वह कहीं न कहीं 3 साढ़े 3 साल अपने पास रखता हुआ दिखाई देता है। इसी बीच पिता किसी अ, आकस्मिक बीमारी के चलते हुए चले जाते हैं जिसके कारण माँ का एक तरह से जीवन सूनेपन में निकलता हुआ दिखाई देता है। माँ का वहाँ पर दिल नहीं लगता हुआ दिखाई देता है क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे आप जितने मर्ज़ी बाहरी परिवेश में आप रह लें, पर जब आप घर में भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा के अनुकूल अपना जीवन आपने पूरी ज़िंदगी निकाला होता है, तो आप विदेश में कुछ समय तो अच्छा लगता है और अगर आपका हमसफ़र साथ है, तो उसमें और ज़्यादा अच्छा लगता हुआ दिखाई देता है। पर हम देखते हैं कि कहीं वो हमसफ़र का जब साथ छूट जाता है, तो वहाँ की मिट्टी भी एक तरह से हमें नकारात्मक भाव देती हुई दिखाई देती है, जिसका ज़िक्र यहाँ पर कई रूपों में दिखाने की लेखिका ने कोशिश की है। बेटा
अपनी माँ को लेकर स्वदेश वापस आ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अब उसके मन में अनेक प्रकार के स्वार्थ, अनेक प्रकार की हानि एक तरह से जागृत हो गई है कि किस तरह से माँ को मैं वहाँ पर रखूँ या उनका खर्चा कैसे मैं ओढ़ूँ, इस तरह की काफ़ी चीज़ें उसके मन में आ गई हैं, क्योंकि इसी बीच उसकी सारी जो लाभ वाली कवायद थी, वह शायद पूरी होती हुई दिखाई देती है और वह माँ को वापस स्वदेश यानी कि भारतीय परिवेश में लेकर आने के लिए तैयार होता है। तो जो बड़ा बेटा भारतीय परिवेश में रह रहा होता है, उसके मन में अनेक प्रकार के एक तरह से क्रम चलते हुए दिखाई देते हैं कि माँ वापस क्यों आ रही है? ऐसा क्या हो गया है जो माँ पिता की मृत्यु के बाद अचानक आ रही है? उसे वहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जब एक घर का जो सिस्टम है पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो दूसरे उसमें हम किसी भी व्यक्ति की जो एक तरह से उपस्थिति है, वह बर्दाश्त नहीं करते हुए दिखाई देते, चाहे उसमें जन्म देने वाली माँ ही क्यों ना हो। तो उसमें अनेक प्रकार के जो वाद-विवाद है, वह उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है। तो उसमें दोनों बेटों के बीच में एक तरह से माता-पिता को रखने के लिए लड़ाई दिखाई जाती है। हमारी भारतीय फ़िल्मों में भी हमने बहुत रूपों में देखा है कि किस तरह से लड़ाई का जो रूप है, वह बनते हुए दिखाई देता है। अभी 20 साल पहले हम देखते हैं कि बागबान फ़िल्म आई थी, उसमें भी हम देखते हैं कि बच्चे किस तरह से माता-पिता को अलग रखते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि साथ रखने में उनको एक तरह से परेशानी होती है, आर्थिक तंगी होती है, जिसके कारण वह 2 हिस्सों में माता-पिता को बाँटते हुए दिखाई देते हैं। तो बड़ा बेटा सोचता है कि माँ क्यों आ रही है? माँ को वहीं रहना चाहिए। क्या अजय को अब माँ का जो वहाँ पर रहना है, भारी एक तरह से दिखाई दे रहा है? वह क्यों इस तरह से माँ को वापस लेकर आ रहा है? क्या ऐसा कारण है जो माँ अब उसके साथ रहना नहीं चाहती? ऐसे अनेक प्रकार के जो कवायद वाले हम कहें कि अ रूप है, वह उसके मन में चलते हुए दिखाई देते हैं और इसी रूप में वह कहीं न कहीं अपने मन को अनेक प्रकार के ढाँढस देते हुए भी दिखाई देता है। बाबूजी के जाने के बाद माँ अमेरिका में अकेले क्या करेगी? इस तरह से अजय उनको वापस लेकर आने की तैयारी में बात करता हुआ फ़ोन पर दिखाई देता है। पिता की मृत्यु के बाद माँ विदेश में नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब वह किससे किस रूप में बात करे? इसी के कारण वह वापस आना चाहती है, क्योंकि अब उसका मन वहाँ पर नहीं लग रहा होता है। माँ के आने पर बड़ा बेटा, पोता और साथ बहू भी थोड़ा मायूस हो जाती है। बेटा इसलिए मायूस हो जाता है कि अब उसे अपनी जेब का जो खर्चा है, वह अधिक करना पड़ेगा, इसके लिए वह रोता हुआ दिखाई देता है। पोता के कमरे में उसे रखना पड़ेगा, इसलिए पोता भी परेशान होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम एक जो साँचे में ढल जाते हैं, उस साँचे से हम बाहर आना नहीं चाहते। कहीं न कहीं बहू को भी थोड़ी-सी मायूसियत होती है कि जब वह घर चला रही होती है या अनेक प्रकार से अपने ही आधार पर अपनी बात रखते हुए दिखाई देती है कि हर बात में अब तैनात उनकी होने की जो कवायद है, वह शुरू हो जाएगी, जिसके कारण वह परेशान रहेगी और ये सच्ची बातें कहीं न कहीं बेटा और पोता उसके मन में डाल रहे होते हैं। पर माँ वापस आ रही है और वापस आने के साथ-साथ वह बड़ी बहू के साथ अब अपना जीवन यापन करना चाहती है। बहू भी हम देखते हैं कि बड़ी बहू उसके प्रति काफ़ी संवेदनशील दिखाई देती है। कई बार वह उनके लिए खड़ी भी होते हुए दिखाई देती है, उनके लिए लड़ने के लिए भी आतुर होते हुए दिखाई देती है। पति की अंतिम इच्छा। जब बाबूजी का देहांत हुआ अमेरिका में, तो कहीं न कहीं वह माँ को साज-श्रृंगार के रूप में ही देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि कहीं भी किसी तरह के मेरे जाने के बाद भी कोई कमी नहीं हो और वो इसी तरह से सजरी-संवरी दिखाई दी। पर अब पिता अ, वहाँ है नहीं, तो माँ का जो मन है बड़ा ही विचलित होते हुए दिखाई दे रहा है। अजय घर की परंपरा नहीं समझता, जिसके कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती है, क्योंकि विदेश में रहने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम एक तरह से विमुख होते हुए दिखाई देते हैं। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे रीति-रिवाज या उनमें किस तरह से जीवन यापन करता हुआ मनुष्य अपना पूरी ज़िंदगी 16 संस्कारों में निकालता हुआ दिखाई देता है। बाहर पढ़ने के बाद, एक तरह से रहने के बाद, उसमें देखते हैं कि अनेक प्रकार से हम अपने आप को परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं और ये परिवर्तन कहीं न कहीं हमारे लिए
लाभदायक भी होता है तो नुकसानदायक भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। स्वांग, हम देखते हैं कि स्वांग का अर्थ है कि किसी भी तरह से जब हम चीज़ों को एक तरह से रच लेते हैं या एक तरह से ओढ़ लेते हैं, तो उस रूप में वह अनेक प्रकार के जो स्वांग है, वह करते हुए अजीब भी लगता हुआ दिखाई देता है। जब पिता की मृत्यु हुई तो पिता ने जाते वक़्त पत्नी से कहा था कि आप इसी तरह से बनी-संवरी रहें, पर पिता के जाने के बाद लोग क्या कहेंगे, किस तरह से वह रहेगी, क्योंकि हमारे भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि विधवा सफ़ेद साड़ी में ही या दिखाई देती है। अब बहुत परिवर्तन आ गया, तो हम देखते हैं कि ठीक है, कलरफुल यानी कि रंगों से रंगित साड़ी पहन लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि उस तरह के साज-श्रृंगार नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, पर हम सिंपल सोबर रूप में जो अनेक प्रकार के रंग हैं, उनको धारण करते हुए दिखाई देते हैं। पर वहाँ पर वह सारे इसी तरह के कवायद करने के लिए वह मजबूर होती हुई दिखाई देती है, तो माँ को काफ़ी पीड़ा होती है कि अब अ मेरे पति नहीं रहे हैं, तो मैं इस तरह का स्वांग भी धारण ना करूँ। बड़ी बहू माँ की भावनाओं को समझते हुए कहती है कि माँ ने हमेशा सबके लिए सब कुछ किया। उन्होंने अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण वह अनेक प्रकार से अपने सुख भोग सकती थी। इन परंपराओं के चक्कर में वह कहीं भी किसी भी रूप में अपना जो एक तरह से जीवन है वह व्यतीत नहीं कर पाई और उसके चलते अनेक प्रकार से अपने जीवन को एक तरह से परिवार के नाम ही संबोधित करती हुई दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं बड़ी बहू उनके पक्ष लेती हुई कहती है कि माँ ने सारा जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया और जब बच्चों की बारी आई है, तो वे इस तरह से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या-क्या नारी जीवन यही है कि हमेशा पीड़ा में रहे, हमेशा सहारे के द्वारा ही अपना जीवन यापन करे। शुरू से लेकर अंत तक वह अनेक प्रकार से पिता की पुत्र की या पति की बातों में ही एक तरह से चलती हुई दिखाई देती है। वहाँ पर वह अपना पक्ष या अपना मत नहीं रखती हुई दिखाई देती, जिसके कारण वह अनेक प्रकार की परेशानियों से गुज़रती हुई दिखाई देती है। नारी समस्या हम देखते हैं कि नारी जीवन को एक तरह से बड़ी बहू ने अनेक रूपों में परिभाषित करने की कोशिश तो की है, पर हम उसमें देखते हैं कि वह परिभाषा केवल शब्दों के तहत तो काफ़ी अच्छी लगती हुई दिखाई देती है, पर वास्तविकता या यथार्थ में हम देखें, तो इस तरह से व्यक्ति जो जीवन जीता है, वह अनेक परेशानियों के कटघरे में रहकर अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि किसी को भी निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है या हम देखते हैं नारी को तो है ही नहीं कि वह कहीं न कहीं किसी न रूप में सहारे को खोजती हुई दिखाई देती है, सहारे के अनुकूल अपना जीवन यापन भी करती हुई दिखाई देती है। अगर वह सहारे से बेखबर होकर अपना जीवन यापन करती है, तो समाज उसे जीने नहीं देता, क्योंकि हमारी कुछ परंपराएँ इसी तरह से चलित-चालित है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएँ भी नारी जीवन में उत्पन्न होती हुई दिखाई दी है। तो इसी आधार को मालती जोशी ने अनेक रूपों में प्रयास करने का प्रयास किया है कि किस तरह से नारी अपने अस्तित्व के लिए कभी भी उस रूप में खड़ी नहीं होती हुई दिखाई दी है, जिस रूप में उसे दिखाई देना चाहिए। पर आधुनिक समाज में, आधुनिक शिक्षा में अनेक प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं और उन परिवर्तनों के कारण आज नारी अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व बनाए रखने में अनेक प्रकार से सबल, सक्षम रूप में उपस्थित या प्रस्तुत होती हुई आ रही है। धन्यवाद।